एक्शन समझते हैं, स्पेशली आज जो कुछ चीजें हो रही हैं, कल और आज के बीच में बहुत कुछ हो चुका है। एक तो आज सुबह जापान और चीन देखिए, एक 4% नीचे, एक 6% ऊपर है। और कल बहुत कुछ हो रहा है। काफी कुछ हो रहा है। जरा समझाएं सर, ये चल क्या रहा तो है? शुरुआत कहाँ से करें बताएं? आई थिंक जापान से समझते हैं जैसा आप बोले, जापान भी है या एक वीकेंड से ही शुरुआत वीकेंड से जहाँ कर लेते हैं, चलिए सर। क्रम से चलते हैं। हाँ, क्रम से है चलते ना? हैं, ठीक है। ये सबसे पहले वीकेंड पर जो शुक्रवार देर शाम से लेकर शनिवार और रविवार को जो खबरें हैं वो आई है इजराइल से। इजराइल जो लगातार लेबनान पर अब हमले कर रहा है, वो हमले काफ़ी तेजी से बढ़ते Yes, दिखे हैं। और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के चीफ और कुछ बड़े बड़े उनके जो थे लोग, कमांडर वगैरह, उनकी मौत हुई है, जो उन्होंने पुष्टि भी की है। एक तो ये कि तनाव दोनों के बीच में बढ़ रहा है, लड़ाई बड़ी तेज हुई है। लेकिन इस लड़ाई में एक ट्विस्ट और जो आता दिख रहा है वो ये कि ईरान की तरफ से अब थोड़े से आक्रामक स्टेटमेंट्स फिर से आ रहे हैं जी। लड़ाई को तेज करने के, और वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, और विरोध किया जा रहा है। दूसरी ओर इसराइल ने भी बोला कि चाहे ईरान आ जाए, चाहे मिडिल ईस्ट से कोई और आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इनको ख़त्म करके मानेंगे। इस बीच सऊदी अरब ने ये कहा है कि हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, और अमेरिका ने कहा है कि जो इसराइल ने किया वो सब कुछ ठीक किया है। सबके अपने अपने स्टैंड मैंने इसलिए बता दी ताकि आपको पता रहे कि हो क्या रहा है। सऊदी अरब न्यूट्रल है, ईरान इसराइल के अगेंस्ट में फिर से तेजी से कूदने की कोशिश में, इनडायरेक्टली अमेरिका का बैकअप है कि आपने इन्हें मारकर ठीक किया है क्योंकि इन्होंने कई लोगों की हत्या की थी। तो सबके अपने अपने स्टेटमेंट है, और सबसे बड़ा स्टेटमेंट इसराइल की तरफ से, और उनका ये कहना है कि चाहे ईरान आ जाए, मिडिल ईस्ट से कोई भी आ जाए, हम खत्म करके ही मानेंगे। इस बार आर या पार की लड़ाई, जो दिख भी रहा है कि लड़ाई कम होने के बजाय समय समय पर बढ़ती हुई दिख रही है। अब हम क्या करें, क्योंकि अब तक तो दीप ऐसे कोई संकेत है नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स में इन लड़ाई से कोई फर्क पड़ता है। राजनीति के लेवल पर चल रही हो, अमेरिका की राजनीति अलग होगी, दूसरे देशों की राजनीति अलग होगी, इस लड़ाई पे वो अपनी जगह है। लेकिन मार्केट्स के हिसाब से हम एनालिसिस करें तो मार्केट पर कोई खास असर है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंख बंद करके बैठ सकते हैं। हमें जागते रहना होगा, समझते रहना होगा, अलर्ट रहना होगा कि कहीं कोई बड़ी चीज़ें ना हो जाए। ठीक है। वैसे एक अच्छी बात बाजारों की आप ये कह दें कि पिछले कुछ समय से, कोविड के बाद से, जितना भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबली हुआ है, बाजारों ने रिएक्शन देना बंद कर दिया। चाहे वो रशिया और यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हमास हो, उसके बाद इजराइल ईरान हो, उसके बाद इजराइल लेबनान हो, इजराइल हिजबुल्ला हो, जो भी हो, संकेत काफ़ी कम हो गए। एक रिएक्शन हमारा कम हो गया। लेकिन हम हमेशा ये नहीं सोच सकते अब तक रिएक्शन नहीं दिया इसका मतलब आगे नहीं दिया जाएगा। यू नेवर नो। बाजारों को कई लोग मानते हैं बाजार ओवरबॉट है और गिरने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए। कौन से ट्रिगर पे गिरेगा वो आपको पता नहीं, और आमतौर पर जो आपको पता है उस ट्रिगर पे गिरता नहीं है। राइट। हम अलर्ट रहेंगे, और अलर्ट रहने के लिए पता कैसे चलेगा कि हमें ज़्यादा अलर्ट होना है? अलर्ट होने के बाद मेरे पास एक ही फॉर्मूला है जो पिछली बार मैंने अप्लाई किया था। कब? क्या? रशिया यूक्रेन के वक्त। उसके बाद हमने इजराइल हमास के वक्त अप्लाई किया था। अब वापस हम इजराइल हिजबुल्लाह के वक्त वही फॉर्मूला अपनाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास वही है, और वो ये कि अगर कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं तो समझिए कि ग्लोबल मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने के आसार है। हम कच्चे तेल का दाम देख के तय करेंगे कि बाजार में हमें वाकई में खतरा है, डर है गिरावट का या नहीं। और जब तक $76-77 के आसपास, ज़्यादा सेफर साइड पे लेना था $80 मान लीजिए, बट $76-77 तक आए तब उसके नीचे तब तक आप लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, आप कुछ मत करिए, आपको देखना नहीं है। ठीक है। $76-77 के आसपास आए तो अलर्ट हुई है कि ये कच्चा तेल बढ़ा किस लिए, क्या लड़ाई की वजह से बढ़ रहा है? इसका मतलब आगे लड़ाई बढ़ने के संकेत आपको कच्चे तेल पहले दे देगा, बम गिरने के पहले ही, क्योंकि ये सेंसिटिव है। और अगर $80 के ऊपर निकला तो फिर हमारे मार्केट में करेक्शन आना शुरू होगा इस लड़ाई की वजह से, हमारे मतलब दुनिया भर के मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, अब तक का टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। अगर गलत हो जाएगा तो अगली बार दूसरा सोचेंगे, जब तक सही है तब तक तो यही चलने दो, है ना? तो ये आपके लिए क्लियर कट है, आपको फोकस करना है। मतलब अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसी को पता तो है नहीं। तो हम जिस तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं उस घटना का, वो तरीका है। $76-77 के ऊपर कच्चा तेल निकले तो आप सोचिए कि मुझे थोड़ा अलर्ट होना है, और $80 के ऊपर निकले तो समझ लीजिए करेक्शन आएगा। गॉट इट। अभी तो खैर रिएक्ट नहीं करेगा, अभी शांति है, अभी मार्केट मैच्योर है। मैच्योर मान ले या इनडिफरेंट मान ले, जो मानना है मानो, आपकी इच्छा पर। फिलहाल बाजार का रिएक्शन नहीं है। ठीक है, जीरो। बट एक जगह शार्प रिएक्शन आ रहा है सर, जापान। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस ये रिएक्शन आ गया। नए प्रधानमंत्री उम्मीदवार आए हैं और उनके नाम का अनाउंस होकर इतनी बड़ी गिरावट कहाँ से आ गई सर? वैसे तो पता ही था कि वही उम्मीदवार बनेंगे, ऐसा भी नहीं कि नए प्रधानमंत्री का
मतलब पता नहीं था कि ये उम्मीदवार बनेंगे। आइडिया तो था ही, लेकिन फिर भी अचानक से तेज़ गिरावट आई है। उसकी वजह कि नए पीएम के अनाउंसमेंट के बाद ये तेज़ गिरावट इसलिए आई है, पीएम बनने के बाद नहीं, पीएम के बन क्या क्या बेसिकली जो रूलिंग पार्टी है हाँ। उनके प्रधानमंत्री दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हाँ। तो उनकी जगह अब ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये नए प्रधानमंत्री होंगे हाँ, नए मतलब उम्मीदवार होंगे इलेक्शन में। हाँ, तो इलेक्शन में ये लीड करेंगे कि अगर इन्हीं की सरकार है तो ये पीएम नए बनेंगे। तो ये नए पीएम बनने के आसार से तेज बिकवाली आती हुई दिखी है। और तेज बिकवाली इसलिए आई कि उनके आने के बाद जापान में ब्याज दरें तेजी से बढ़ेंगी। ये डर है जापान के बाजारों का, तेजी से ब्याज दरें बढ़ने का डर है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम पर कोई असर नहीं है। ये जापान का इंटरनल मामला है। जापान के लिए नो डाउट जापान की इकोनॉमी लंबे समय बाद थोड़ी हरकत में आ रही है, महंगाई लौटी है, ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई है। अब कुछ लोग ये मान रहे हैं कि बढ़ती हुई ब्याज दरों में एक अच्छी बात है कि जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ेगी। दूसरी ओर वो उनको महंगाई की आदत नहीं है, उनको 1/4% महंगाई मतलब ऐसा पहाड़ टूट गया एकदम, आसमान फट पड़ा, वैसे वाली हालत है। तो इसलिए अब जापान इतने समय क्या होता है कि अगर वो वैसा है ना, राजस्थान में जैसे सूखे की आदत थी, अचानक से जैसलमेर बाड़मेर में बाढ़ आ जाए तो पता नहीं क्या तो इतने पानी का करे क्या है ना, वैसा वाला हाल हो जाता है। तो यहाँ पे जापान में ब्याज दरें और महंगाई बढ़ना, ब्याज दरें बढ़ना और महंगाई ऊपर आना, ये सिस्टम ही नहीं है। सो अचानक से ये सिस्टम आने लगा है तो जापान अपने आप को एडजस्ट करने की इसके साथ कोशिश करेगा। और इसलिए ये नीजर रिएक्शन इसलिए आ रहे हैं कि ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही है। जापान जिन चीज़ों की उम्मीद हो उस पर बाजार कभी रिएक्शन नहीं रहता। हम पर फिलहाल कोई असर नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स पर भी लिमिटेड असर है। थोड़ा बहुत वही जापान का येन कैरी ट्रेड वाला पिछली बार मामला निपट गया था। अगर वापस कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो ग्लोबली एक छोटा मोटा करेक्शन वो ट्रिगर कर सकता है। हमारा जहाँ तक सवाल है, हमारी कुछ कंपनियां जो जापान के साथ कारोबार करती है उनके लिए एक करेंसी रिस्क बनती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह के माहौल में मैक्सिमम कंपनियां इंक्लूडिंग मारुति वो प्रॉपरली हेज्ड है। उनकी जो भी येन खरीदना है या बेचना है, आना है या जाना है, उसकी हेजिंग करके रखें। क्योंकि सबको पता है कि इतने सालों तक ना करे चलेगा, लेकिन अभी अभी ताज़ा तो सीखे हैं। करेक्ट 2 महीने पहले कि हेजिंग नहीं करने का हाल क्या होता है, कैसे येन कैरी ट्रेड रिवर्स हुआ है। सो आई थिंक येन कैरी ट्रेड पे नज़र रखिए। अगर ग्लोबली येन कैरी ट्रेड कुछ संकेत देता है तो असर होगा, फिलहाल नहीं है। कंपनियों पर कोई खास असर नहीं है। ग्लोबल मार्केट पे इजराइल वाली घटना से ज़्यादा असर जापान का पड़ सकता है। यस सर, इजराइल से ज़्यादा जापान इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए अगर येन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, फिर से वापस येन कैरी ट्रेड रिवर्स होने के कोई बड़े संकेत हो, कि मतलब पिछली गलती से बहुत सारे नालायक होंगे जो नहीं सुधरे होंगे। करेक्ट सर, है ना, सब तो एक साथ नहीं सुधर जाते ना। सही बात है। तो वो फिर मस्ती मस्ती में अगर ट्रेड ले लिए, ये हो गया जी एक बार होना था, तो उनकी दूसरी बार पिटाई होगी। तो इसलिए थोड़ा सा उतना ध्यान रखना है, वो थोड़ा फैक्टर रखना पड़ेगा।